एंड सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी से वापस जा रहा हूँ, पहले मैं स्केलेबिलिटी, फिर मैं नीचे जाऊंगा डिसऑर्डर। ठीक है, अब स्केलेबिलिटी के साथ आप कैसे समझ सकते हो, तो आप कैसे समझ पाओगे? इकोनॉमिक फैक्टर्स। इंडिया में व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग पॉइंट? कैन समबडी ट्राई टू फोकस ऑन दैट? व्हाट्स आवर स्ट्रॉन्ग पॉइंट इकोनॉमिकली? इकोनॉमिकली आप बोलोगे इकोनॉमिकली तो कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट है नहीं, बिकॉज आवर पर कैपिटा इनकम इज वेरी लो as compared to the rest of the world. But still I say that we have advantage. People, population. तो जिसको आप लोग बोलते हो डेमोग्राफिक एडवांटेज। डेमोग्राफिक एडवांटेज में बड़ा सिंपल वर्ड्स में हम समझे कि डेमोग्राफिक एडवांटेज का मतलब हो गया कि आपके देश में जो 67% आबादी है वो 25 से 35 साल की। तो 100 लोग अगर इस देश में तो 67 25 से 35 यानी कि ये वो लोग हैं जिन्होंने कमाना अभी शुरू करना है या अभी शुरू किया है। So the consumption will rise, the production will rise, the business will rise. That's one theory. पर इकोनॉमिक कंडीशन की स्कैनिंग ऐसे नहीं होती। डेमोग्राफी इज द राइट आंसर बट डेमोग्राफी इज द रॉन्ग आंसर। आई वॉज अवेयर कि जब मैं इकोनॉमिक कंडीशन की बात करूंगा आंसर आपकी तरफ से बिल्कुल आएगा डेमोग्राफी, पर मुझे इकोनॉमिक कंडीशन और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ रुकना नहीं है। सिर्फ डेमोग्राफी पे डिपेंडेंट काम करोगे तो नहीं हो पाएगा। तो एक स्टेप और आगे जाना है, और वो स्टेप क्या है? नहीं, कंजम्पशन तो डेमोग्राफी से आ रहा है ना, वो भी आ जाएगा क्योंकि आज की डेट में तो लोग ज्यादा कमा ही रहे हैं। मैं क्या बात कर रहा हूँ, सस्टेनेबिलिटी पर जाना है स्केलेबिलिटी से। तो स्केलेबिलिटी तो आज हो जाएगी पर वो मेंटेन हो पाएगी कि नहीं? आप मेरा पॉइंट समझे मैं कहां खड़ा हूं? डेमोग्राफी इज द आंसर ऑफ स्केलेबिलिटी, बट वेदर दैट स्केलेबिलिटी विल बी सस्टेनेबल और नॉट, तो मैं इसको आगे कहां ले जाऊं इकोनॉमिक फैक्टर में? दैट इज व्हाट माय पॉइंट इज। income may be वर्सटाइल ठीक है। तो एक समय को देखते हुए मैं आगे भी बढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे अगर 5-7 घंटे मिले होते तो मैं आपसे बहुत सारी बातें करता, पर अभी मैं बता देता हूं। एक और रेशियो होता है डेमोग्राफी के साथ साथ देखने वाला, which is called as dependency ratio. Now, what is dependency ratio? Number of earning people in a family divided by number of dependents. मैथमेटिकली ये रेशियो जब जब कम होगा, इसका मतलब क्या होगा कि जो कमाने वाले लोग हैं वो बढ़ रहे हैं। ये इकोनॉमिक्स में डिपेंडेंसी रेशियो, मैं इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात कर रहा हूं ना, ये डिपेंडेंसी रेशियो का आंसर है। तो ठीक है, डिपेंडेंसी रेशियो हमने समझ लिया, बट सस्टेनेबल और स्केलेबिलिटी में फाइट चल रही है। स्केलेबिलिटी कहां से आ रही है? आज की डेमोग्राफी से। सस्टेनेबिलिटी कहां से आएगी? डिपेंडेंसी रेशियो से। वो समझ लेते हैं। दुनिया में अगर हम स्टडी करें तो डिपेंडेंसी रेशियो का कर्व ऐसा गया, फिर ऐसा गया, और अभी ऐसा, और अब ऐसा होने वाला है, फिर ऐसा होगा, यानी कि ऊपर जाएगा, यानी डिपेंडेंसी रेशियो विल राइज। Rise of dependency ratio is not good for us. Decrease in dependency ratio is good for us. Can I have a marker है? है सर। तो अभी क्या हो रहा है डिपेंडेंसी रेशियो में? वर्ल्ड की सिचुएशन ऐसी है, ठीक, फिर मैं ईयर्स पर भी आऊंगा, बट ट्रेंड ये है। हम लोग तो फाइनेंस के लोग तो चार्टिस्ट हैं, हमको पहले पिक्चर देखनी है। पिक्चर क्या है, फिर डेटा में हम जाते हैं। ठीक, इंडिया में क्या सिचुएशन थी? है यानी डिपेंडेंसी रेशियो नीचे जा रहा है। सिर्फ डिपेंडेंसी रेशियो का नीचे जाना इंपॉर्टेंट नहीं है। यू टॉक अबाउट यूएस, यू टॉक अबाउट जापान, यू टॉक अबाउट यूरोप, वो उस कैटेगरी में डिपेंडेंसी रेशियो इज राइजिंग। इंडिया में डिपेंडेंसी रेशियो विल कंटिन्यू टू फॉल टिल 2049। आज हम कहां खड़े? 2024। एग्जैक्टली अगले 25 साल तक हमको नीचे जाना है। उसके बाद हम इस लाइन को ऐसे ले जाएंगे और फिर ऐसे ले जाएंगे। जो एंथ्रोपोलॉजी के लोग हैं वो मेरी इस बात को समझे, उन्होंने कैलकुलेट करके दिया, हमने यूज नहीं किया। जी वही बताते हैं हमको कहां जाना है, हम तो उस डेटा का उपयोग करते हैं। तो हमको क्या समझ में आया? डेमोग्राफी इज गिविंग स्केलेबिलिटी,
reduction in dependency ratio till 2049 will give us sustainability. इस स्केलेबिलिटी को हम मेंटेन कर पाएंगे। तो अभी तो एक ट्रकिंग की ऐप है, अभी तो एक ब्लिंकिट है, स्कोप बहुत सारा है। स्विगी का आईपीओ आज खुल गया ना, आ रहा है तो सब लोग सेम हो जाने वाले, बिकॉज अभी कंपटीशन चेंज हो गया है। अभी कंपटीशन ऐसा नहीं है कि मैं तुमको हरा के जीतूंगा, अभी क्या तुमको जीतता हुआ देखकर मैं भी जीतूंगा। You are having the first mover advantage, but that doesn't mean that the second mover or the third mover will not have an advantage because of this data. ये डिपेंडेंसी रेशियो हमारा नीचे जा रहा है। जीडीपी ग्रोथ, इकोनॉमिक कंट्रीज के फैक्टर्स की मैं बात कर रहा हूं। डोंट लुक एट जीडीपी ग्रोथ। हर फोरम पर मैं पिछले 2 साल से ये चीख के बोल रहा हूं, मत देखो जीडीपी। विदाउट एनी ऑफेंस टू इकोनॉमिक्स फैकल्टीज, एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। आप 4 इकोनॉमिक्स को बिठा लो, वो चारों अलग अलग जीडीपी के नंबर और इंटरप्रिटेशन देंगे, क्योंकि एक फैक्टर कॉस्ट पर कैलकुलेशन करेगा, एक मार्केट प्राइस पर कैलकुलेशन करेगा, एक पास्ट डेटा पर करेगा, एक फ्यूचर को फोरकास्ट करके जीडीपी आपको बता देगा। तो जीडीपी इज अ फॉल्स इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन। 2017 से पहले हमारी डिपेंडेंसी थी कि हमको जीडीपी डेटा ही देखना था। 2017 के बाद सिचुएशन बदल गई। 2017 के बाद हमको क्या देखना है? ओनली एंड ओनली जीएसटी कलेक्शन। जीडीपी देखना बंद कर दो। जीडीपी आपको गिरती हुई दिखे, घबराना मत। जीएसटी गिरता हुआ दिखे, सोचने बैठ। हमारा इंडिया का डेटा लास्ट 2 क्वार्टर में जीडीपी को नीचे दिखा रहा है, बट जीएसटी कलेक्शन हमारा हाईएस्ट है। 1,72,000 करोड़ हमारा लास्ट मंथ का जीएसटी कलेक्शन का, इस बार 1,87,000 करोड़ रुपए है। तो कॉन्ट्रडिक्शन ऐसे कि जीएसटी क्या है? माल या सर्विस के बिकने पर लगने वाला टैक्स। अगर ये बढ़ रहा है तो तय बात है ना, माल भी बिक रहा है, सर्विस भी बिक रही है, तो जीडीपी का कैलकुलेशन मुझे नहीं मालूम ना, मैं करना चाहता हूं। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है कि अगर जीएसटी बढ़ रही है तो बिजनेस मुझे करना है, सस्टेनेबल है, स्केलेबल। तो द फर्स्ट थिंग व्हेन वी सी अबाउट फाइनेंशियल फिजिबिलिटी इज, अपने धंधे पर बाद में आओ, पहले क्या देखो? इकोनॉमिक फैक्टर्स। फर्स्ट यू सी द इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो आज मैंने आपको एक नई बात बताई है कि डोंट लुक एट डेमोग्राफी, नाउ लुक एट डिपेंडेंसी रेशियो। अच्छा, आप कहेंगे कि तरक्की करेंगे भी तो कितनी करेंगे? तरक्की कितनी हो सकती है, इसका बेंचमार्क क्या है? आप आज की डेट में मैं मान लेता हूं कि वी आर स्टैंडिंग एट, हिंदुस्तान की टोटल इनकम कितनी है? कोई आप लोगों में से ट्राई करेंगे? हमारे देश की पूरी आमदनी, टोटल इनकम, मैं सरकार की इनकम नहीं बोल रहा, मैं जीडीपी की बात कर रहा हूं, जिससे हम सब फैसिनेट होते हैं। हमारे देश की जीडीपी कितनी है, यानी देश की आमदनी? अगर हम इसको ट्रिलियन और डॉलर में समझें तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन फील नहीं आएगा। अगर मैं कहूंगा लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर, सुन के आपको मजा नहीं आएगा। लेकिन जब मैं बोलूंगा कि 365 लाख करोड़, तब समझोगे क्या है। पहले तो फिगर को दिमाग में बिठाओ, 365 फिगर नंबर 1, दूसरा उसमें लाख जोड़ो, और तीसरा उसमें करोड़। ये हमारे देश की आमदनी है, जिसको अगर हम दुनिया के पैमाने पर बेंचमार्क में कन्वर्ट करें तो वो 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास होती है। तो 4 ट्रिलियन डॉलर इज इक्वल टू 360 लाख करोड़, 65 लाख करोड़, मैं मान लूं। पर फील किसमें? इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करें ना। तो अब सवाल हमारा क्या था, जहां से मैंने इस पॉइंट को लेके आया कि भाई सस्टेनेबल भी हो जाएगा, पर बेंचमार्क क्या है, हम कितना ही ग्रो कर लेंगे। तो आप वो 4 ट्रिलियन डॉलर, मैं छोटे फिगर्स बोलता हूं, आपके दिमाग में बैठेंगे।